धक्कड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल तो गाजा की ज्यादा खास तौर पे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ट्रंप महान, अपने आप को महान दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो उन्होंने जंगबंदी करा दी है, देखो उन्होंने लाखों लोगों को मरने से बचा दिया है, देखो उन्हें फिर भी नोबेल नहीं दिया जा रहा, ये सब करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए हम भी उस पर खास फोकस करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा और जो बहुत कुछ घटता है उससे भी आपको रूबरू कराने का प्रयास, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। एक दौरा होने जा रहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, इंग्लैंड के पीएम का भारत में दौरा हो रहा है। 2 दिनों के लिए दौरा होने वाला है। 8 अक्टूबर को ये दौरा होगा। ये दौरा जो हो रहा है उसके साथ कई और चीजें सवाल खड़ा कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी ब्रिटेन गए, जापान गए, फिर उसके बाद चाइना पहुंचे थे एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए। इतनी जल्दी यहां दौरा करने की क्या जरूरत है? दूसरा, क्या इस दौरे के पीछे अमेरिका की कोई भूमिका है, या हमारे यहां से ब्रिटेन के रास्ते अमेरिका से संबंध बेहतर करने की कोई कोशिश की जा रही है? आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी वहां जुलाई में गए थे, यानी तकरीबन 3 महीना हुआ, और इसके बाद दोबारा मतलब इतनी जल्दी दोनों का मिलना यदि जरूरी बनता है तो उसके पीछे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। मुख्य रूप से जो हम लोग सोच सकते हैं कि पिछली बार जो गए थे उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, यानी दोनों देश के बीच में जो भी टैरिफ वगैरह है उसको खत्म किया जाए जहां तक संभव है, जिसमें वहां से की सस्ता शराब भी आने की बात बनती है। खैर जो भी हो, बाकी सब भी चीज है। प्लस डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें किस रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वह हमें देखना होगा आने वाले समयों में। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अभी 2 देशों में, 2 जगहों में बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रहा है। तथाकथित रूप से हमास और आईडीएफ के बीच में समझौता होने जा रहा है या हो चुका है, लेकिन यूक्रेन में पूरी तरह से जारी है। और दोनों जगह में यूके का पूरा हस्तक्षेप है। यूके पूरी तरह से, उसके 200 से 250 उसके लोग मर्सिनरी यानी भाड़े के सिपाही बन के जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे वह मारे गए। टोटल 1000 से ज्यादा मारे गए हाल फिलहाल में, 250 केवल यूके के है, इंग्लैंड के। और ऐसे समय में तब आ रहे हैं जबकि बॉम्बे में एक ट्रेड एंड मतलब व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा प्रदर्शनी होने वाला है, और मुख्यतः बॉम्बे आ रहा है। तो ये इससे 2 चीजें दिखाते हैं। एक तो जो मैंने लड़ाई की बातें की, आर्म सप्लाई, सिक्योरिटी, डिफेंस की, और दूसरा ट्रेड का, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और तथाकथित रूप से दोनों के बीच में हाई कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट है, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट है। और इनका मुख्य रूप से जो इनकी मीटिंग होगी उसमें बड़े बड़े फिनेंशियर, इंडस्ट्रियलिस्ट वो लोग होंगे, और बॉम्बे में होने जा रहा है। तो यह साफ नजर आ रहा है कि इनका लक्ष्य क्या है। जहां तक अमेरिका की बात है, यह अमेरिका के बीच में समझौता कराने इंग्लैंड नहीं आ रहा है, बल्कि इंग्लैंड, मेरी समझ है, हो सकता मैं गलत भी हूं, इंग्लैंड यह दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत और अन्य देशों को कि अमेरिका से स्वतंत्र होकर भी उसकी आर्थिक नीति हो सकती है। टैरिफ लग रहा है तो गुरु मेरे से भी कुछ काम करो। और इसमें बहुत बड़ा चीज जो है आज दुनिया में जो चुपचाप चल रहा है, रेयर अर्थ एलिमेंट के अलावा, वह है खाद्यान्नों की, खाद्य पदार्थ की। यूक्रेन से बड़े अच्छे क्वालिटी की गेहूं, और दूसरे रूस से, मोल्दोवा से, ये सब जो जाते थे वह आधा अधूरा हो गया काफी हद तक। उसकी जो सप्लाई चेन था वह डिस्टरप्ट हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। और उसमें जो है भारत की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है कि तुम खरीदो गेहूं वगैरह, अनाज, और खासकर गन्ने के लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहां के किसान भड़क जाएंगे। लेकिन मिल्क प्रोडक्ट, एजुकेशन, हेल्थ में तुम क्या सिखाने आओगे? कहने के लिए कि हम 5000 वर्ष पहले जा रहे हैं कि जो हमारे भारतीयों ने किया था उसको लाना है, और तुम उसके लेटेस्ट एजुकेशन से क्या सीखना चाहते हो? यानी धंधा, धंधा और धंधा। जी, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, पुरानी फिल्में हम देखते थे, आज भी फिल्में देख लीजिए, बड़े बड़े ग्रुप होते थे, उनमें बदमाशों के गैंगवार चलती थी। किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए, धंधे के लिए, कि इस इलाके से मैं उगाई करूंगा, उस इलाके से तू उगाई करेगा मेरे इलाके में।
तू कैसे आ गया आज, बस वो आपको कानूनी तौर पे नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के गैस स्टेशन पर फिर से एक बार, या यूं कह सकते हैं कि अमेरिका में फिर से एक बार एक भारतीय की हत्या कर दी गई। कब रुकेगा यह सिलसिला? रुकना कब है वह तो कहना मुश्किल है, हमारे दोस्त हमारे सुनने वाले भी जाने। और यह स्थिति बड़ा भयावह है, लेकिन यह घटना टेक्सास में हुई और वहीं पे घटना हुई थी। आपने इसकी संभवतः चर्चा की थी या तो अपने वीडियो में या मेरे साथ, कि एक 47 वर्ष की महिला ने, जिसका नाम ही है वुल्फ, वुल्फ का मतलब होता है हिंदी में भेड़िया, और उसने स्विमिंग पूल के आसपास में किसी महिला से बहस किया। और जब उसको पता चला कि वो मुख्यतः पैलेस्टीन की है, हालांकि वे अमेरिकी नागरिक है, और उसकी 3 वर्ष की बच्ची को उठा के पूल में फेंक दिया मारने के लिए। बड़ी मुश्किल से यह महिला भी कूदी, यानी उसकी मां कूदी, बचा के लाई, केस हुआ। और आज उसे, आज या कल, आज तो नहीं कल, कल उसे वहां के कोर्ट ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है, और इससे मैं खुश हूं जी। तो ठीक है, लेकिन हमारा मानना यह है कि क्या हमारी सरकारी पकड़ कमजोर हो गई है, इसलिए हमारे लोग अमेरिका में असुरक्षित हो गए हैं, या वहां पे ट्रंप के आने के बाद जो दक्षिण पंथियों की एक विचारधारा है वो उबाल मार रही है, और जो भी बाहर का उन्हें मिल रहा है वो सबको मार रहे हैं? आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आपके पहले प्रश्न का जवाब मैंने जानबूझकर नहीं दिया था, मैं अपनी बात कहना चाहता था। ये चंद्रशेखर जो हैदराबाद के हैं, वहां मास्टर डिग्री करने गए थे, आगे 27-28 वर्ष के होंगे, आगे पढ़ने गए थे। आज के समय में, खासकर जब तक ट्रंप हैं और उनका कानून यदि चल रहा है कि भारत से आने वालों पर इतना पैसा लेंगे, ये करेंगे, नहीं करने देंगे, तो हमारे से जो पहले पढ़ने जाते थे, मुख्य रूप से इसलिए कि वहां नौकरी करेंगे, उस शिक्षा के बाद से उसका इस्तेमाल करेंगे। उस मास्टर डिग्री का कोई खास महत्व तो भारत में नहीं है, तुम्हें ऐसे भी नौकरी नहीं मिल रही है। बड़े बड़े हमारे ग्रेजुएट, एमए, एमएससी, पीएचडी किए हुए लोग चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, हमारी उसके सामने आती रहती है। तो वहां पे यदि नौकरी नहीं मिलती तो क्यों मास्टर वगैरह करने के लिए वहां जा रहे हो? और बेचारे अपना मतलब रोजी रोटी चलाने के लिए, पढ़ाई को आगे रखने के लिए इस गैस स्टेशन में काम करते थे, और वहां पर रॉबरी के लिए बंदे आए थे जो तथाकथित रूप से अफ्रीकन मूल के निवासी थे, और इन्होंने संभवतः रोकने की कोशिश की थी, गोली चली और ये इनका बुरा हाल हुआ, जो भी हुआ। लेकिन मैं यही कहना चाहूं कि हमारे छात्र जो अमेरिका में पढ़ने जा रहे हैं, अब वहां ना जाए, अपने देश में पढ़े, और पढ़ने के लिए तो उससे अच्छा डेस्टिनेशन हमारे यहाँ पहले यूक्रेन में था मेडिकल के लिए, वो बंद हो गया, बांग्लादेश तक में भी लोग जाते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें, जहां सस्ता पड़ता है, मेडिकल करके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मेडिकल बोर्ड फिर से एग्जाम लेती है, उसकी वैल्यू नहीं देती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हमारे यहाँ तुम क्यों, हमारे यहाँ तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, हमारा धंधा खत्म हो रहा है, मंदा हो रहा है, तुम बांग्लादेश में आ कर रहे हो जी। बिल्कुल सही आपने कहा है कि जब वहां आदमी जाता था इसलिए सोचता था कि पढ़े वहीं नौकरी मिल जाए, तो नौकरी तो मिलनी है, और 88 लाख रुपए मांग लिए हैं वहां जाने के नाम के वीजा देने पर ट्रंप ने। तो काहे जाया। बात कर लेते हैं स्वीडन की। 13 साल का बच्चा बता रहे हैं सर, आया, गोलियां चलाई, 6 लोगों को मार डाला। 6 लोग शायद मरे नहीं है, घायल हो गए हैं, लेकिन यह 13 साल का बच्चा जो भी किया, हो सकता है कि लोग मरे भी हों, मैंने लेटेस्ट नहीं देखा है। और उसने गोलियां चलाई। पहली बात है कि उसके पास बंदूक आया कहां से? अमेरिकी कल्चर स्वीडन में तो आ ही रहा है, वहां नजर आ, नेटो का सदस्य बन रहा है, और वहां हवा बना जा रहा है, रूसोफोबिया पैदा किया जा रहा है। उस हालात में बच्चे को लगा कि हीरो बनना है। कहीं ना कहीं यह जो शॉट या जो मूवी देखता है छोटे मोटे 30 सेकंड का, और जितने भी इनके गेम्स होते हैं स्पोर्ट्स के, उससे मारने का होता है। और मारने वाले कौन है? तो वह दिखाते हैं कि रूस का है तुम मार रहे हो, सऊदी अरेबिया का उसको मार रहे हो, वो दुष्ट है। और उसके उस नशे में जोश में कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कहीं से उसने उपजाया, मैनेज किया, माँ बाप का हो, कहीं का हो, और ये इसने कांड की, और इस तरह की चीजें हुआ, और उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। क्या उसके ऊपर कार्रवाई करोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह स्थिति पूरे पाश्चात्य देशों की, उस संस्कृति की नहीं जिसमें वह लोग स्वच्छंद हैं, विचार बोलने की मांग करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए नहीं, बल्कि उसमें जिसमें एक दूसरे की ही हत्या कर रहे हैं और घृणा का माहौल पैदा कर रहे हैं जी। पर मैं एक चीज आपके भी संज्ञान में लाना चाहता हूं, ये कहीं नया ट्रेंड चला है सर, जो क्रिमिनल्स हैं वो अब छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जानबूझ के हथियार दे रहे हैं, ताकि उन्हें लगता है कि नाबालिग है, छूट जाएगा, इस पे उतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और ये बच्चे कुछ सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आसपास तमाम जगह देख रहा हूं, दिल्ली हो, यूपी हो, 13 साल का लड़का गया, पिस्टल निकाली, गोली मार दी, बस। तो ये एक ट्रेंड भी चला है सर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जापान से खबर हमारे पास आ रही है, और यहां भी एक इंदिरा गांधी आने वाली है सर।
सने टकाइची, वहां की जो इनकी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है अभी, रूलिंग लिबरल पार्टी, तो वहां पे पार्लियामेंट की जो भी इनकी मेंबर्स है उनके बीच में चुनी गई है, नंबर 1 आ गई है अपने पार्टी के बीच में, तो बन ही जाएंगी क्योंकि इनका बहुमत भी है। और पार्लियामेंट में इसी मिड अक्टूबर में चुनाव होगा, तो शायद इनके खिलाफ जो भी विपक्ष का होगा वो हार ही जाएगा, और उम्मीद करते हैं बनेंगे। लेकिन इससे जहां तक जापान की आर्थिक, राजनीतिक, देश के अंदर विदेश के बाहर की जो नीति है उसमें किसी खास परिवर्तन की उम्मीद नहीं करते हैं। अब वो समय छोड़ दीजिए कि बड़े खुश होते हैं कि इतिहास बन गया है, महिला बन गई है। जब युवक आते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरी मीडिया कूदने लगता है कि युवा नेतृत्व आ गया, पता नहीं क्या कमाल हो जाएगा। बूढ़ा आता तो कहता है कि बड़े ही मतलब एक्सपीरियंस बंदे हैं, और जो है सो कि नए बूढ़ों का सम्मेलन होगा, नया चीज होगा, हर क्षेत्र से आए, हर जाति के आए हैं, और इसका हंगामा मीडिया करता है। ऐसे मीडिया को आप देखना बंद कर दें जी। लेकिन सर पता है अब युवा कौन है? जो 60 साल से ऊपर के, आपने नरेंद्र मोदी को चुनाव के दौरान सुना होगा कि 70 साल के मेरे बुजुर्गों, तुम्हारा ये बेटा कह रहा है कि अब से तुम्हें 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिलेगा। तो 70 साल के बुजुर्गों को भी बेटे होते हैं, 75 साल वाले, ये तमाम तरीके की चीजें होती हैं। खैर, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई है। फ्रांसीसी पत्रकार को भी मार डाल रहे हैं रूस के लोग सर। मारा है जानबूझकर कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह ड्रोन के द्वारा, और एफपीवी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी उसमें केबल जाता है जो ड्रोन होता है, और उसको आप जनरली स्पीकिंग जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से आप उसको नहीं रोक सकते हैं कि वो पतंग की तरह उड़ा रहा है। हालांकि 4-5 किलोमीटर दूर तक का इसका रेंज होता है, और बंदा जो पहनता है उसके अंदर से देखता है कि कहां किसको मार रहा है। और जो फ्रेंच पत्रकार हैं बॉर्डर पे दोनेस्क में लड़ रहे हैं, पुक्रोवस के और आगे वहां से लड़ाइयां हो रही है, वहां से कर रहे हैं, पहले से बताया था कि नहीं बताया था नहीं पता, लेकिन जिस बंदे ने देखा जल्दी में, या जो क्योंकि उसके बगल में जो वीडियोग्राफर था जो भी था वह यूक्रेन के सैनिक भी थे। जानबूझकर किया ना किया कहना मुश्किल है। हालांकि रूस ने इसका विरोध किया कि मैंने जानबूझ किया, लेकिन यह मौका है, पूरे पाश्चात्य मीडिया और जितने भी जर्नलिस्ट के एसोसिएशंस वगैरह खूब हंगामा मचा रहे हैं कि रूस ने जानबूझ से किया है। रूस ने गलत किया, जानबूझ किया है। मैं भी इसका विरोध करता हूं, पत्रकार को मारते हैं, लेकिन 200 से अधिक पत्रकार इजराइल ने ठोक दिया है जी। बिल्कुल सही बात है, 250 के आसपास का वो आंकड़ा पहुंच चुका है। बात करते हैं जॉर्जिया की। जॉर्जिया में जो बवाल है सर, एक तो थमने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरे मुझे लगता है दो चीजें वहां पे हो रही हैं। एक तो ग्रुप है वो कहता है रूस के साथ रहो, एक ग्रुप है वो कहता है यूरोपीय यूनियन के साथ जाओ। आदमी करे तो क्या करे? देखिए, जॉर्जिया का जो बवाल है वो छोटा मोटा नहीं है, वह बहुत जबरदस्त है। मैं कल भी इस पे देख रहा था, आज भी देख रहा था। यही हाँ, मैं आपको रोक रहा हूं सर, मैंने इस खबर को रूस वाले हिस्से में इसलिए लिया क्योंकि इसमें रूस का जिक्र हो रहा है, इसलिए। जी जी, नहीं ठीक है। मोल्दोवा में भी यह स्थिति है। रोमानिया वगैरह में चुनाव हुए थे, प्रो रशियन जीतता है तो उसके चुनाव को रद्द भी कर दिया जाता है, वहां पे कर दिया गया। यहां पे हारने के बावजूद भी 70% रूलिंग पार्टी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, यानी लोकल चुनाव हो रहा था, 70% जीतते हैं। और ये जो लोग हैं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में वहां के पार्लियामेंट पर धावा बोलते हैं, राष्ट्रपति के भवन के पास जाकर हंगामा करते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कहीं ना कहीं से दिखाना चाहते हैं जैसे हंगरी में या सर्बिया में दूसरे जगहों में हुआ। और इसके पीछे निश्चित रूप से यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन, अमेरिकी और यहां तक कि मोसाद का भी हाथ है, क्योंकि इनका जो हाथ है, इनका झंडा है, उसमें वह यूक्रेन जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। यूक्रेन जिंदाबाद का नारा तुम यहां बैठे बैठे क्यों लगा रहे हो? रूस मुर्दाबाद है। कुछ जगह आग लगाई जा रही है जिसमें वह मास्क लगा के आए, लेकिन नारा है कि यूरोपियन यूनियन जिंदाबाद, मतलब साफ दिखता है। तो इस तरह की कोशिश कर रहे हो। और शुरुआत लड़ाई वहां से हुई थी, आज से 1.5-2 वर्ष पहले बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ था युद्ध के दौरान, जब शुरू हो चुका था युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में, कि एनजीओ जो यहाँ के हैं, जो रशिया के खिलाफ काम करता था, उसके खिलाफ इन्होंने कानून बनाया था। जॉर्जिया के राष्ट्रपति और उनके जो पार्लियामेंट प्रधानमंत्री जो भी उन लोगों ने, कि जो आप विदेशी धन आएगा, फंड आएगा, उसका हमें दिखाना पड़ेगा कहां से। उस पर हंगामा हो गया। बिल्कुल सही बात है, हम लोग अपने बुलेटिन में कई बार इस पे बात भी कर चुके हैं, आपने बताया पूरा विस्तार से इसके बारे में जी। तो यह बदमाशी और कुछ नहीं है। और वहां की जनता को समझना होगा, जो पक्ष में है, कि रूस के पक्ष में नहीं, तुम एक समाजवादी देश जो पहले यूएसएसआर के रूप में होता था,
1953-54 तक, उसकी बात सोचो, उस तरफ बढ़ो। वही एकमात्र तुम्हारा उम्मीद है, तुम्हारे स्वतंत्रता का आधार है। जी। अब चलिए रुक कर लेते हैं गाजा यानी कि मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। और पहला जो अपडेट है वो गाजा और इसराइल से जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप महान बन जाएंगे, जंगबंदी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमास ने साफ कर दिया कि भैया हम तो हथियार नहीं देंगे, और जिस तरीके से नेतन्याहू ने कह दिया कि जैसे हम लेबनान में 5 जगह पर आज तक बैठे हुए हैं, वैसे ही हम गाजा में भी 3 जगह से नहीं हटेंगे, तो क्या लगता है कि जंगबंदी होने जा रही है या पर चीपों करके सब कुछ बंद हो जाएगा? देखिए, नेतन्याहू ने खुलेआम, जो भी दबाव हो, अपने पक्ष के ही जो लोग हैं, स्मोट्रिच और जो बाकी इस तरह के मतलब अति दक्षिणपंथी भी कहना ठीक नहीं होगा, ये लोग बहसी हैं, हत्यारे हैं, और इन लोगों के दबाव में या खुद भी नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरे गाजा पर कब्जा किया जाए। और चूंकि विश्व भर में इनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इनके अपने जो समर्थक हैं ऊपर से कम जैसे यूरोप के कई देश, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है, इनके खिलाफ जाके और पैलेस्टीन स्टेट को मान्यता दे रहे हैं, तो उसको दबाने के लिए जो ट्रंप ने 20 सूत्री फॉर्मूला लाया, उसको भी धत्ता बता रहे हैं। ये खुलेआम कह रहे हैं कि जैसे फिलाडेल्फिया जो कॉरिडोर है, वहां से नहीं हटेंगे वो। एक दो और भी जगह है पूर्वी क्षेत्र में जो थोड़ा ऊंची स्तर पे है, पहाड़ी पे, वहां से हम देखते रहेंगे कि हमास के लोग कहीं यहाँ हमारे यहाँ पेनिट्रेट तो नहीं कर रहा है। तेल अला मंत्रा जगह है, सुजाइया जगह है, वहां से सब नहीं हटेंगे। रफा क्रॉसिंग की तो बात होगी, जहां से इजिप्ट से कहते हैं किया जाएगा, तो तुम वहां पूरा का पूरा घेराबंदी रहोगे। समुद्र की तरफ से भी तुम कोई भी जो आ रहा है नहीं आने दोगे, कोई भी इनकी मदद जो आ रहा है। फ्लोटिला को तुमने तबाह कर ही दिया, नहीं पहुंचने दिया। यहां तक कि ग्रेटा थुनबर्ग की भी पिटाई की और जबरदस्ती उसके घुटनों के बल चला के इसराइल के झंडे को जबरदस्ती उसका चुंबन करवाए दिखाने के लिए। इस तरह का तुम अत्याचार व्यभिचार कर रहे हो। तो यह साफ दिखता है कि जो ही अमेरिका कोशिश कर रहा है, जो भी था, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सही कहा कि जो हमने मांगा था वह नहीं है। यहां तक कि कतर ने भी कहा था कि उससे बहुत सारे हमें सफाई चाहिए। और अब खुलेआम रूप से यह कह रहा है हमास कि भाई बहुत सारे उसमें ऐसी चीजें कि हम स्पष्ट नहीं कि तुम क्या करना चाहते हो। हम शांति जरूर चाहते हैं, लेकिन हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम गाजा छोड़ के जाएंगे, ना ही हम विदेशी ताकतों को यहां पे रूल करने देंगे। यानी जो तथाकथित रूप से टेक्नोक्रेट्स जो हैं, जो कि गाजा के लोग होंगे, चाहे गाजा के अंदर हो चाहे देश दुनिया में कहीं भी हो, वह गाजा से ही यानी फलस्तीन के लोग होंगे, बाकी लोग नहीं होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप और वो लोग जो ऊपर से ओवरव्यू करेंगे, देखेंगे कि शांति प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी अप्रत्यक्ष रूप से नकार रहे हैं। देखने की बात है कि यह कहां तक, कितने हद तक चलता है। हाँ, जहां तक गाजा में जनसंहार और बॉम्बिंग की बात है, वह इजराइल जारी रखे हुए है। जी चलिए, काहिरा में बातचीत शुरू हो चुकी है। इजराइल टीम वहां पे गई है, आज भी बात करेगी, कल भी बात करेगी। कहां तक बातचीत पहुंचती है देखेंगे। लेकिन पड़े कितना भी इन्होंने जुल्म किया हो, जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला था, बावजूद इसके कई और सारे फ्लोटिला गाजा की ओर कूच कर रहे हैं। और यहां मेरा आपसे सवाल है, जब तुम महान बनने के चक्कर में ये कह रहे हो ट्रंप बाबा कि हमने वहां पे सीज फायर करा दिया है, तो क्यों नहीं आने देते हो अब उन लोगों को? उससे जहां तक है पता भी होगा। जैसे उदाहरण के लिए जो 3 जगहों से जहां इसराइल नहीं हटेगा, इसराइल न्यूज़पेपर ने कहा है कि ट्रंप को बता दी गई है बात। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा ही मतभेद है, कुछ है। ठीक है, ट्रंप विश्व गुरु शांति के बनना चाहते हैं, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, ट्रंप अपने यहां जो भी गड़बड़ हो रहा है, आईसीई जितना भी है, तथाकथित रूप से जो बाहर के घुसपैठे उनको भगाने की कोशिश है, उसमें भी सफलता नहीं मिल रही, कि करके हर जगह हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो दिखाने को कोशिश करेगा कि जनता उसके साथ रहे। उनका जहां तक है रेटिंग है वो ऑलरेडी डाउन हो चला है। भले ही वो राष्ट्रपति में बीच में हटाने का प्रावधान नहीं है, यानी जो हमारे यहाँ जिस तरह से था 1975-77 में, वो हमारी बहुत जबरदस्त मांग थी, जो 2013-14 में भी था। जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार, इसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया आरएसएस ने कांग्रेस के साथ मिलके। वहां तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में जहां तक बात है, ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से वही हैं जो पहले बाइडेन थे और जो उनके मित्र हैं, नेतन्याहू है, दूसरे लोग हैं, अलग चीज नहीं है। उनकी जो भूख है, ललक है और धन लूटने की, बढ़ाने की, लूटने की, वह जारी है। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हूती हैं वो भी डटे हुए हैं, उन्होंने आज फिर सेंट्रल इजराइल को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी हैं। नुकसान की जानकारी मिल नहीं पाई है, लेकिन कल हम लोगों ने बात की थी ईरान को लेकर। आपने बताया था कि शायद फिर से ईरान पर ये हमला कर सकते हैं। आज खबर आई है कि ईरान ने 6 लोगों को इजराइल का जासूस बताते हुए लटका दिया फांसी पर। हाँ, ये 2018-19 की घटना है, नहीं 5-6 साल पुराने इनको पकड़ा गया था। कुछ तो इसराइल के जासूस कहा जाता है, नहीं मोसाद के लिए काम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे कि देश के हित के खिलाफ ये लोग कर रहे थे, तो दोनों गड़मगड़ हो गया। मैं बड़ा स्पष्ट नहीं हो सका कि 6 के 6 क्या इसराइल के जासूस का काम करते थे। एक दो ऐसे भी हैं जो कि वहां के विद्रोह में शामिल होकर इस सरकार का विरोध करते थे। तो जो भी है, फांसी पे तो लटका ही दिया। यदि आप जासूसों को जो खुलेआम रूप से आपके देश में रख के मोसाद के लिए काम कर रहे हैं, और ये हाल फिलहाल वाला जो ईरान पाक में था वो वाला नहीं था, उसमें भी बहुत सारे जासूस पकड़े गए थे, उसी समय उसको टपका दिया था ईरान ने। वह ठीक बात है, लेकिन इसमें मुझे संदेह है कि क्या हुआ। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी खबरों का। और पहला जो अपडेट है वो शिकागो से। गोली भी चला रहे हैं अब तो, अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो। और उसमें एक औरत पर गोली चलाई। वो औरत तो कहते हैं कि आईसीई यानी वही इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट जो है, यहाँ के बड़ा घिनौना, मतलब एक तरह से कहें कि रूप हो गया है। और अमेरिका के लोग इसको जर्मनी के गेस्टापो पुलिस, यानी वहां की जो पुलिस थी ना, जो पकड़ के अंदर करती थी, उठा के टपका दिया, कुछ भी कर दिया, उस तरह से उसका समानता देखने लग गए हैं वो लोग। तो यहाँ के जो होम मिनिस्ट्री के जो डिप्टी सेक्रेटरी, वो कहते हैं कि जो इस तरह की बात करेगा उसको छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। यानी बोले कि भी स्वतंत्रता नहीं है, आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। और यह महिला, जहां आंदोलन चल रहा था, हंगामा हो रहा था, कई गाड़ी ने आके आईसी के अधिकारियों को रोक दिया, इसने भी आकर रोक दिया, इन्होंने गोली चला दी। कहते हैं कि उसके पास ऑटोमेटिक गन था। था कि नहीं था नहीं पता नहीं, मान लीजिए था, तो वह तो ऑथराइज्ड, अमेरिका में तो है, गन कल्चर है, वह इस्तेमाल तो नहीं कर रही थी, आपने गोली चला दिया। महिला इतनी बहादुर थी कि उस हालत में भी चला के हॉस्पिटल गई है। क्या भी स्थिति है मुझे नहीं पता चल पाया। हॉस्पिटल में पहुंच के भर्ती हुई, प्रोबेबली बची गई होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आईसीई को मैं कहूंगा कि यह गेस्टापो का दूसरा रूप है, नाजीज का दूसरा रूप है। जी पोर्टलैंड में भी झटका लगा है नेशनल गार्ड्स लगाने के मुद्दे पर अदालत से ट्रंप को। लेकिन बाज नहीं आएगा, बंदा वो सब जगह लगाएगा वो। सुनिए, मजेदार बात यह है कि पहले जिस जज के पास गया वह ट्रंप के द्वारा ही मतलब नियुक्त किया गया था, भी किया गया लेकिन पहले जज था। लेकिन जो आईसीई के खिलाफ इनकी जज की पत्नी ने बोल दिया कि यह तो बड़ा गलत काम कर रहा है, तो इस जज ने कहा कि मेरे को रिक्यूज करो, मतलब छोड़ दो, मैं इसमें नहीं शामिल होऊंगा। तो दूसरा जज लाया गया जो कि नहीं, पहले वाला जज उसका था, सॉरी, ओबामा का था, यानी डेमोक्रेट्स का था, वो हट गया। दूसरा जज इनका खुद का जज, जिसने ये वर्डिक्ट दी है, रिपब्लिकन का, इन्हें पूरा उम्मीद था कि हमारे पक्ष में देगा। उसने कहा नहीं, ये बहुत गलत काम आप कर रहे हैं। उसको भी अंदर से अंतरात्मा जगी हुई कि कब तक हम, किस हद तक हम चापलूसी करेंगे यार, और इसलिए कर लिया। तो इसलिए इनकी बदनामी बहुत हो रही है। डेमोक्रेट वाला हट गया, इनका रिपब्लिकन का जज इनके खिलाफ वर्डिक्ट देता है। जी क्या वाकई में अंतरात्मा जग जाती है या दिव्य ज्ञान होने लग जाता है? ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एलन मस्क कह रहे हैं कि उनकी ट्रांसजेंडर बेटी जो है उसके लिए नेटफ्लिक्स जिम्मेदार है। अब नेटफ्लिक्स में आज से 4-5 वर्ष पहले कोई प्रोग्राम आता था जिसमें ट्रांसजेंडर भी एक कैरेक्टर था। जो भी है हुआ, वो बंद हो गया, खत्म हो गया, लेकिन अवेलेबल है वह, मतलब नेटफ्लिक्स पर अभी भी है। आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहे भारत में हो चाहे कहीं भी हो। और इसके कारण कहते हैं कि उनकी बेटी में यह मतलब गड़बड़ी पैदा हो गई, और बेटी थी और ट्रांसजेंडर बन गई, ऑपरेशन करवाया। हालांकि वो बेटा है, क्या है मुझे नहीं पता, मैं उसके जेंडर में नहीं जाऊंगा। लेकिन इसका नतीजा हुआ कि नेटफ्लिक्स का 2% वो उसका गिर गया, और भी शायद गिरा वो उसका जो स्टॉक एक्सचेंज में था, और काफी हंगामा हो गया है। तो एलोन मस्क को इकोनॉमिकली तो फायदा हो गया, अपने विरोधी को गिरा रहे हैं, तो इनका बढ़ रहा है, $50 बिलियन हो रहा है, ट्रिलियनर बनने जा रहे हैं, दुनिया के पहले होंगे। और इनके जो भक्त हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। जी चलिए, सही कह रहे हैं आप। और ये लोग जिस तरीके से कब्जा कर चुके हैं टिकटॉक पे, और टिकटॉक को जिस तरीके से कहा गया है कि वो इजरायली भक्त बन जाए, यानी जो जियोनिस्ट रिजीम है सिर्फ उसकी बातों को दिखाए। और आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे भी तमाम चीजें चली रही हैं। अब यहां बात करते हैं वेनेजुएला को लेकर। मैं चाहता हूं यहां पे थोड़ा विस्तार से बात की जाए।
बार बार ये कहना कि हमारी तरफ एक कश्ती आ रही थी, एक जहाज आ रहा था वेनेजुएला से, उसमें ड्रग्स थे, कोई जांच नहीं, कोई पकड़ा धकड़ी नहीं, सीधे हमला करके उस जहाज को, कश्ती को डुबो दो, लोगों को मार डालो। कब तक चलेगी ये गुंडागर्दी अमेरिका की? ये जो अमेरिका कह रहा है कि ड्रोन से देखा कि वो ड्रग्स लेकर, ड्रोन के पास ऐसा कोई पावर नहीं, एक्सरे मशीन नहीं है। आप मैक्सिमम उसका सरफेस देखेंगे, बंदों को देखेंगे, उसके अंदर क्या आप नहीं देख सकते हैं कि ड्रग्स है कि हथियार है कि क्या है। तो वह झूठ बोल रहे हैं कि इसके अंदर ड्रग्स था या हथियार था, या लोगों को ला के अमेरिका में घुसपैठ करवा रहे हैं। 4 लोग हैं कुल मिला के, और उसको 4 लोग उसमें जा रहे हैं कि 2 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। यह खुलेआम गुंडा करती है। और यह मतलब न्यू नाजी कहें, न्यू फासिज्म कहें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले भी जो समुद्र में डाकू होते थे, उस तरह की यह कार्रवाई है। और अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें अमेरिका के ही रिटायर्ड कर्नल और कमांडर वो हैं, खुलेआम कर रहे हैं कि अमेरिका अब आगे बढ़ रहा है। उसकी नीयत साफ झलक रही है कि वेनेजुएला पर वो आक्रमण करेगा, क्योंकि वेनेजुएला के पास जो तेल है, अब वो मिडिल ईस्ट से जो होना था हो चुका है, वेनेजुएला के ऊपर वो कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि बड़े नजदीक में है। और उस पर कैप्चर करके पूरे दक्षिण अमेरिका यानी लैटिन अमेरिकन के देशों को दिखाना चाहते हो कि या तो हमारी जूती के आगे नाक रगड़ो, जैसे वैसे ही जैसे अरब कंट्रीज के जितने शेख और बड़े बड़े अमीर हैं, और नहीं तो हम तुम्हें नस्ता नाबूद कर देंगे। और वही चीज हो रहा है जी। यूएनएससी या यूएन की अध्यक्षता जो है जब रूस के पास चली गई है सर, तब भी इस मुद्दे पर यूएनएससी में बात नहीं हो पा रही। अब यूएनएससी के और भी कुछ कारण होंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगे, ये महीने भर के लिए हैं। आज यदि 5 तारीख है तो 5-6 दिन तो ऐसे ही निकल गए, हुआ नहीं। बातचीत होने पे भी अब उसका कोई मायने नहीं। अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम का कोई मायने नहीं है, और अन्य देशों के लिए, उसके अंदर भारत के लिए तो संविधान या कानून, और अन्य देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, उसका कोई मायने नहीं है। जो वहां के बड़े कुछ चंद महासेठ है, महाधनाढ्य हैं, उनकी बात चलती है, उनके राजनीतिक दल काम करते हैं, उनकी जो भी पुलिस प्रशासन, न्यायालय और खुफिया तंत्र हैं, उन्हीं के हित में काम करते हैं। एक दो भले इधर उधर कुछ बोल दे, बात अलग है। जैसे अभी रिपब्लिकन के जज ने ही ट्रंप के खिलाफ एक वर्डिक्ट दे दिया जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इधर उधर कुछ बोल दें या एक आधा कभी कोई फैसला दे दें, वरना इसके अलावा जो साम्राज्यवादी चाहते हैं, जो पूंजीवादी चाहते हैं, वही होता हुआ दिखता है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक वाकई में जनता फिर से अपने हक हुकूक के लिए नहीं खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।